आज का विषय बौद्ध धम्म से संबंधित नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विषय है और भारत के बहुजन समाज से संबंधित है। इसीलिए इस विषय पर सखोल अध्ययन के बाद ये वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए जानते हैं जागतिक मूल निवासी दिवस के संदर्भ में। लेकिन कुछ सवाल है, जैसे कि जागतिक मूल निवासी दिवस कब मनाया जाता है, जागतिक मूल निवासी दिवस को विश्व की कौन सी संस्थाओं की मान्यता है, भारत में मनाए जाने वाले आदिवासी दिवस से क्या इसका कोई संबंध है, और भारतीय बहुजन समाज को भारत के कौन से राज्य से राजनीति सीखनी चाहिए। संपूर्ण विश्लेषण जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। हर साल 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे कहा जाता है। विश्व के लगभग सारे देशों पर किसी न किसी देश ने अपनी सत्ता स्थापित करके शासन किया है और आज भी उन्हीं शासनकर्ताओं का डोमिनेशन उन देशों के मूल निवासियों पर दिखता है। उन तमाम मूल निवासियों के मानवाधिकारों को लागू करने और उनके संरक्षण के लिए 1982 में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कार्यदल का गठन किया, जिसे UNWGIP कहा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशंस। इस संस्था की पहली बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा अपने कार्यालय में एवं अपने सदस्य देशों को मनाने का निर्देश है। मूल निवासी समाज की समस्याओं का निराकरण करने के लिए इन्होंने 1982 में विश्व के सभी देशों का ध्यान आकर्षण किया और एक सम्मेलन का आयोजन भी किया। इस सम्मेलन के 300 पन्नों के एजेंडे में मुख्य 40 विषय रखे, जिसे 4 भागों में बांटा है। इसके तीसरे भाग में ब्राजील सम्मेलन में विश्व के मूल निवासियों की स्थिति की समीक्षा की और चर्चा पर प्रस्ताव पारित किया। इन्होंने यह महसूस किया कि 21वीं सदी में भी विश्व के विभिन्न देशों में मूल निवासी समाज अपनी उपेक्षा, बेरोजगारी एवं बाल मजदूरी जैसे समस्याओं से ग्रसित है। 1993 में UNWGIP कार्यदल के 11वें अधिवेशन में मूल निवासी घोषणा को मान्यता मिलने पर 1994 को मूल निवासी वर्ष और 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस आधिकारिक तौर पर घोषित किया। मूल निवासियों को हक अधिकार दिलाने और उनके समस्याओं का निराकरण, भाषा, संस्कृति, इतिहास के संरक्षण के लिए यूनो की महासभा द्वारा 9 अगस्त 1994 को जेनेवा शहर में विश्व के मूल निवासी प्रतिनिधियों का विशाल एवं विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस का सम्मेलन आयोजित किया। मूल निवासियों की संस्कृति, भाषा, उनके मूलभूत अधिकारों को सभी ने एक मत से स्वीकार किया और उनके सभी हक अधिकार बरकरार रहे, इस बात की पुष्टि कर दी गई तथा यूनो भी भारत के 85% मूल निवासी बहुजन समाज के साथ है, यह वचन मूल निवासियों को दिया गया। इन्होंने व्यापक चर्चा के बाद 21 दिसंबर 1994 से 20 दिसंबर 2004 तक प्रथम मूल निवासी दशक तथा प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल यानी विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का फैसला लिया और विश्व के सभी देशों को मनाने का निर्देश दिया। विश्व के समस्त देशों में इस दिवस को मनाया जाने लगा, लेकिन भारत की सरकारों ने इसी दिन कभी विश्व आदिवासी दिवस तो कभी आदिवासी गौरव दिवस के नाम से एक अलग ही कार्यक्रम शुरू किया। मूल निवासियों के साथ धोखा करते हुए भारत में इस दिन के बारे में किसी भी दल के सरकार ने आज तक नहीं बताया और ना ही इस दिन को मनाया। जबकि यूनो ने 16 दिसंबर 2004 से 15 दिसंबर 2014 तक फिर दूसरा मूल निवासी दशक घोषित किया है। इस संदर्भ में विस्तार से हम बाद में देखेंगे। स्वयं को धर्मनिरपेक्ष मानने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपने सत्ता कार्यकाल में जिनेवा के सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक अम्बेडकरवादी नेता द्वारा यूनो को यह अवगत कराया कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परिभाषित मूल निवासी लोग नहीं है और यहाँ के अनुसूचित जाति जनजातियों से किसी भी प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक पक्षपात नहीं हो रहा। शायद इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और साहब काशीराम जी ने ऐसी सेकुलर पार्टियों को स्वीट पॉइजन, जलता हुआ घर, नागनाथ, सांपनाथ और हरे नाग की उपाधि दी है। खैर छोड़िए, जब अपने ही लोग गद्दार हो तो दूसरों को कोसने का क्या मतलब है। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में ग्लोबल इकोनॉमी के संबंध में भारत के मूल निवासियों को जो प्रतिनिधित्व मिलने वाला था, उसे अपने में से एक मूल निवासी के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया। यूनो द्वारा पिछले 22 वर्षों से निरंतर विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है, किंतु भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को इसकी कोई जानकारी तक नहीं है। भारत में मूल निवासी आंदोलन की शुरुआत तो हुई है, लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, क्या आप ये जानते हैं? इसी के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मूल निवासियों की समस्याओं को मजबूती के साथ रखने की पूर्व तैयारी के संदर्भ में ही साहब काशीराम द्वारा स्थापित बामसेप संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन किया गया।
यूनो की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है तथा वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य है और भारत 30 अक्टूबर 1945 से सदस्य है। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को यूनो द्वारा वर्ल्ड इंडिजिनियस डे मनाया जाता है। इंडिजिनियस का मतलब होता है मूल निवासी, परंतु भारत की वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाले खेमे के सत्ताधारी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो हमारे ही लोगों में भेद करने में तुले है, क्योंकि वह जानते हैं कि SC, ST और OBC यानी सारे मूल निवासियों को अगर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो गया तो उनके सारे षड्यंत्र भी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बन जाएंगे। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान का तालिबान शासन विश्व के लिए एक आतंकवाद का मुद्दा है और इसीलिए यूनो ने अपने सहयोगी राष्ट्रों द्वारा अफगानिस्तान में सेना भेजकर वहां के सभ्यता का संरक्षण करने का आदेश दिया था। इसीलिए भारत की शातिर सरकारें इंडिजिनियस पीपल का हिंदी अनुवाद मात्र आदिवासी के नाम पर करके SC, ST, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटी समाज और आदिवासी समाज को अलग करने का षड्यंत्र कर रही है। वैज्ञानिक प्रमाण DNA रिपोर्ट जो टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को छपी है, जिसके अनुसार SC, ST, OBC और उससे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक ही भारत के मूल निवासी यानी इंडिजिनियस पीपल है। जब 9 अगस्त को पूरी दुनिया में वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे मनाया जाता है, तब भारत में उसको विश्व आदिवासी दिवस मनाने के नाम पर षड्यंत्र किया जाता है। सोचिए, अगर यह विश्व आदिवासी दिवस होता तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा वर्ल्ड ट्राइबल डे, लेकिन वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे, इसमें जो इंडिजिनियस है इसका मतलब है नेटिव यानी मूल निवासी, मतलब मूल रहीवासी, अर्थात विश्व मूल निवासी दिवस है। 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अब जागना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि असमानता पर आधारित समाज कभी सत्ता में नहीं हो सकता। और यह विचार सत्य भी है, क्योंकि जब हमारे पूर्वज बौद्ध धम्म की छत्र छाया में समानता पूर्वक आचरण में थे तब सत्ताधारी थे। जब बौद्ध धम्म का पतन हुआ तो गहरी असमानता फैल गई और हम अपने ही देश में गुलाम हो गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मरी हुई कौम को जीवित करने का काम किया और इसी के साथ सत्ता हासिल करने का सपना भी दिखाया, जिसे साहब काशीराम जी ने पूरा भी किया। तो चलिए जाते जाते एक और राजकीय उदाहरण से समझाता हूँ कि किस प्रकार साहब काशीराम जी का 85% फॉर्मूला काम करता है। RJD, BSP, DMK, AIDMK और SP जैसी पॉलिटिकल पार्टियां भारत के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात SC, ST और OBC का। तमिलनाडु की DMK पार्टी द्रविडियन विरुद्ध नॉन द्रविडियन के पिच पर मुकाबला करती है। इसी के कारण स्वयं को सेकुलर कहने वाली पार्टी कभी भी तमिलनाडु में टिक नहीं पाई और नॉन सेकुलर पार्टी तो कभी खड़ी भी नहीं हो पाई। इसीलिए एक ही विचारधारा की दो पार्टियां DMK और AIDMK तमिलनाडु में कई दशकों से पक्ष और विपक्ष का खेल खेल रही है। इसका एनालिसिस करें तो मुझे 3 कारण महत्वपूर्ण लगते हैं। पहला कारण यह है कि इन दोनों पार्टियों ने अपनी विचार सरणी को कभी नहीं छोड़ा। दोनों पार्टियां महापुरुष पेरियार के विचारों के साथ पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाते हुए कई दशकों से कभी सत्ता में तो कभी विपक्ष में विराजमान है। दूसरा कारण यह है कि दोनों पार्टियों ने अपने राज्य में हमेशा से अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी, जैसे कि प्रादेशिक भाषा पर अधिक जोर दिया, इसीलिए हिंदी भाषिक पार्टियां यहाँ कभी टिक नहीं पाई। और तीसरा कारण लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से संबंधित है। अपनी बात, अपने विचार और अपना एजेंडा जनता के बीच रखने के लिए DMK ने सन टीवी और AIDMK ने जया टीवी जैसे मुख्य स्तर के प्रादेशिक न्यूज चैनल शुरू किए। इसका नतीजा यह हुआ कि ज्यादातर जनता अपनी मातृभाषा में वार्तालाप करती है और उनके राज्य से जुड़ी जानकारी उन्हें उनके मीडिया द्वारा पता चलती है। वहाँ किसी भी राष्ट्रीय स्तर के मीडिया चैनल की कभी एंट्री ही नहीं हुई। इसीलिए आज का मीडिया जिस प्रकार सत्ता का चाटुकार बनकर जहर उगल रहा है और केवल एक तरफा ही बातें करता है, तो भी तमिलनाडु में इसका कुछ असर नहीं होता। BSP, RJD और समाजवादी पार्टी अपनी मूल निवासी जातीय राजनीति के कारण ही सत्ता के शीर्ष स्थान पर पहुंचे थे। तीनों पार्टियों ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के पिच पर शानदार प्रदर्शन करते हुए यूपी और बिहार जैसे राज्य से अन्य पॉलिटिकल पार्टियों को उखाड़ फेंक दिया था। पर आजकल यह पॉलिटिकल पार्टियां भी सेक्युलर बनने का ढोंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उस समाज के लिए सभाओं का आयोजन भी कर रहे हैं जो मूलतः आर्थिक, सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में मजबूत है और इन्हें कभी वोट तक नहीं देते। और इनकी पॉलिटिकल पार्टियां गोदी मीडिया के न्यूज चैनलों पर ही पूर्णतः निर्भर होती हैं, जो हमेशा इनके खिलाफ माहौल बनाते हैं। चुनाव से पहले ओपिनियन पोल के नाम पर अक्सर इन्हें नीचा दिखाते हैं ताकि लोगों का ध्रुवीकरण हो।
और इन नेताओं में भी इतनी अकड़ है कि वे कभी नेशनल दस्तक, मूक नायक और दलित दस्तक जैसे बहुजनों के सोशल न्यूज चैनलों को भी कभी इंटरव्यू नहीं देते। नहीं दिया तो क्या हुआ, इन चैनलों का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान तो इन नेताओं का जरूर हुआ है। ये तो हुई उत्तर भारत की बात, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक राज्य, जहां लोकसभा की लगभग 156 सीटें हैं, यानी 30% हिस्सेदारी, इसे कम ना समझिए। अगर 150 सीटों का समर्थन मिल जाए तो कोई सरकार बना भी सकता है या फिर सरकार गिरा भी सकता है। अफसोस कि इन राज्यों में किसी भी मूल निवासी यानी SC, ST, OBC नेता का वर्चस्व नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई नेता कभी उभर भी नहीं आया। अगर कोई उभरता भी है तो उसे नष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में उभरे वंचित बहुजन आघाड़ी को ही देख लीजिए, जहां प्रकाश अंबेडकर जी ने साहब कांशीराम की तरह एक प्रयास तो किया था, लेकिन उनके सारे बड़े नेताओं को गठबंधन से तोड़ दिया गया। जरा सोचिए कि जब पेरियार विचारधारा की राजनीति सारी बड़ी पार्टियों को तमिलनाडु से दूर रख सकती है, तब पेरियार के साथ अंबेडकर और कांशीराम जी की राजनीति सांप्रदायिक और सेकुलर का ढोंग करने वाली पार्टियों को भारत से खत्म क्यों नहीं कर सकती। और अंत में आखिरी बात भी रखता हूं, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर ऐसी अनेक संगठनाएं और उनके नेताओं की भीड़ लगी हुई है, और इन सारे फेसबुक या नेताओं में गजब की समानता भी है। जैसे कि अपने नाम के आगे कोई अंबेडकर लिखता है तो कोई अंबेडकरवादी लिखता है, कोई विद्रोही लिख रहा है तो कोई अपने जाति का नाम। इंस्टाग्रामी महिला तथा पुरुष नेताओं ने स्वयं को राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष घोषित किया है। हर रोज ट्विटर पर फॉलो बैक देने का वादा करते हैं और अपने फॉलोअर बढ़ाने का टारगेट पूरा करने में व्यस्त है। इनमें कई महिला अध्यक्ष तो ऐसी है जो केवल अपने सुंदरता की फोटो अपलोड करती है और हर किसी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने में ही व्यस्त रहती है। ये फेसबुकिया नेतागण एवं महिलाएं केवल सोशल प्लेटफॉर्म पर ही शेर या शेरनी बनकर उभरे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इन इंस्टाग्रामियों को ठीक से 2 लाइनें भी बोलने नहीं आती, और जब बात जमीन पर उतरने की आती है तो यह गायब हो जाते हैं। कभी किसी आंदोलन में नजर नहीं आते और न ही किसी प्रमुख राष्ट्रीय विषय पर अपना मत रखते हुए। मुझे लगता है कि ये लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को और उनके योगदान को ही भूल गए हैं। आज का ये विषय आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।